नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं अध्यापकों के लिए और जो सीनियर स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझ सके और दूसरों बच्चों को भी समझा सके। तो चलिए हमारा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 11। आपका अध्याय नंबर 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा कि मतलब प्रकृति क्या होता है, आपका नेचर, जो बिना किसी मानव के हस्तक्षेप से जो चीज बनी हो वो आपकी प्राकृतिक चीज बताई गई है। जो भी चीज अपने आप बनी हो, मतलब कि आप लोगों का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो उस चीज को हम प्राकृतिक करेंगे। तो उसी प्रकृति की अमूल्य संपदा के बारे में पढ़ेंगे। संपदा होता है आपका खजाना, धन दौलत। तो उसके बारे में बात करेंगे कि प्रकृति हमें किस प्रकार से वैभवशाली बनाती है, किस प्रकार से हमें वो समृद्ध करती है। तो यदि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको कंप्लीट लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में प्रश्न उत्तर की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और यदि कोई आप अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम में है, तो आपको सभी बुक्स की अपनी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप एक बार प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करें। तो चलिए हमारा अध्याय पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ पे भूमि और सूर्या के लिए विद्यालय की छुट्टियों से भी। ये कहता है कि दो विद्यार्थी है, भूमि और सूर्या। वो विद्यालय की छुट्टियां सदा मनोरंजक होती है उनकी। इन छुट्टियों में वे अपनी अज्जी मतलब दादी के घर गए हैं दोनों। अज्जी पश्चिमी घाट के जंगल के किनारे एक गांव में रहती है। अज्जी का मतलब समझ गए ना आप, अज्जी का मतलब है दादी। दादी कहाँ रहती है? दादी रहती है कि जो आपका पश्चिमी घाट है। यदि आपने हमारे साथ सामाजिक पढ़ी है तो आपको, क्योंकि जब ये घाट आते, कोई भी आपका भारत का भौगोलिक क्षेत्र आता है ना, उसकी पहचान आपको जरूर होनी चाहिए कि ये आपका भारत का, मैं प्रतीकात्मक मैप बनाता हूँ, आपके पश्चिमी घाट कहाँ पे होंगे? ये यहाँ पे पश्चिमी घाट है। तो ये कहता है कि जो दादी है ना, तो पश्चिमी घाट को आपको पता है यहाँ किसके किनारे जंगल है, तो वहां जंगल में एक गांव में रहती है। ये बात आपको आ गई समझ में? वहां की हवा नगर की अपेक्षा अधिक ताजी और ठंडी होती है। वे अपने आसपास सुंदर पहाड़ियों, झरनों और कई रोचक पौधों, जंतु और पक्षियों को देख सकते हैं। आपको बताओ जंगल में रहते तो जो आपका वन का एरिया जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, और एक वो जो आपका शहर है वहाँ इमारतें बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पे गर्मी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो आपका एरिया है जहाँ पे हरी भरी आपके पेड़ पौधे खड़े हैं, तो वहां पे ठंडक ज्यादा होगी। और उसने कहा ये तो आपका कहाँ रहती है? पश्चिमी घाट के जंगल में, तो वहां पे आपको पहाड़ी एरिया मिलेगा और काफी ज्यादा ठंडक महसूस वहां पर आपको होगी, क्योंकि उनके पास आसपास झरने, कई रोचक पौधे और जंतुएं, हर चीज विद्यमान है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एक दोपहर भूमि और सूर्या जी से उस स्थान के विषय में और अधिक जानकारी देने का निवेदन करते हैं कि भूमि और सूर्या दोनों अपनी दादी को कहते हैं कि हमें इस जगह के बारे में और जानकारी दीजिए और बताइए इस जगह के बारे में। तो अज्जी कहती, बच्चों क्या आप जानते हैं इस जगह प्रकृति की अनेक संपदाएं हैं। संपदाएं मतलब खजाना, जैसे आपके रुपए पैसे होते हैं ना, उसी प्रकार इसने कहा कि प्रकृति की यहाँ पर अनेक संपदाएं मतलब खजाना है जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। यहाँ की हवा शुद्ध है, ताजी एवं स्फूर्तिदायक है। यहाँ की मृदा मतलब मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ अच्छी धूप भी आती है जो अनेक प्रकार से उपयोगी है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न पक्षियों और कीटों सहित अनेक जंतुओं का भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जो पेड़ है उसने कहा कि मानव के काम भी आते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है, उनको भी ये आश्रय प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। क्या आप प्रकृति की ऐसी कुछ और संपदाओं के विषय में सोच सकते हैं? तो और बताइए कि और प्राकृतिक ऐसी चीजें जो हमें क्या है समृद्ध बनाती हैं। तो वही चीज तो हमें पढ़नी है। आप बताइए प्रकृति की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें समृद्ध बनाती है? तो ये आपकी अज्जी है, आपकी दादी, बच्चों की दादी, आपकी दादी, हमारी दादी। क्लियर है बात? और ये इनका घर है। और ये देखिए आसपास का वातावरण, कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा। तो भूमि ने कहा भी, दादी ने बता दिया कि पेड़ पौधे हमारे लिए खजाना है। तो भूमि के मन में भी कुछ क्वेश्चन घूमते हैं, कुछ ख्याल आते हैं। वो ख्याल क्या आते हैं वो जानते हैं। भूमि ने कहा, अजी हम जल का उपयोग पीने के और साग सब्जी उगाने के लिए करते हैं। अजी ने कहा हाँ हाँ,
हमें इन संपदाओं की आवश्यकता उत्तरजीविता और अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए होती है। तो इसने कहा कि हमें इनकी आवश्यकता ना तो किस-किस के लिए होती है? एक तो होती है जीवित रहने के लिए ही इनकी आवश्यकता होती है, जैसे आपका है हवा है, आपका पानी है, खाना-पीना है। अगर ये नहीं मिलेंगी तो हम क्या होंगे? मर ही जाएँगे, जीवित ही नहीं रहेंगे। उसके अलावा इनकी आवश्यकता हमें जीवन को आसान बनाने के लिए भी होती है। आपको आ गई बात समझ में? दोनों। अपने जीवन को अधिक सुविधाजनक मतलब कि और भी सुविधा हम तो प्राप्त करते हैं, ठीक है? अब हम मान लीजिए कि हमने खाना-पीना और साँस लेना ले क्या इनसे हमारा काम चल जाएगा? हमें रहने के लिए घर नहीं चाहिएगा, ठीक है? हमें आपको चलने के लिए गाड़ी भी चाहिए, ठीक है? पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी सुविधाओं में आती है, तो हमें हमारा जीवन सुविधाजनक बनाने के लिए भी होती है। प्रकृति की इन संपदाओं के बिना पृथ्वी पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। हम इसी प्रकार प्रकृति का ही एक भाग है। तो उसने कहा कि अगर प्रकृति लेकिन ये सब चीजें नहीं होंगी ना तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होगा और असली बात तो ये है कि हम भी प्रकृति का ही भाग है। अजीब वायु के महत्व को बताती है और हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक है यह भी स्पष्ट करती है। आइए हम वायु के विषय में और अधिक जाने। तो हम जो प्राकृतिक की जो संपदा पढ़ रहे हैं उसमें पहला टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है और वो है वायु। अब तक हमारा सिर्फ जनरल डिस्कशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, जो आपका पहला टॉपिक आता है वो आता है वायु। वायु के बारे में देखिए, एक सुबह अज्जी को कुछ श्वास संबंधी व्यायाम करते हुए देखती है भी। भूमि और सूर्य श्वास संबंधी मतलब कि सांस से संबंधित कुछ व्यायाम, मतलब आपका योग कर रही होगी शायद। अजी उन्हें भी व्यायाम करने के लिए बुलाती हुई कहती है मैं गहरी श्वास ले रही हूँ। गहरी श्वास मतलब अंदर श्वास खींचना धीरे धीरे, ठीक है? लंबी सांस खींचना और बाहर छोड़ रही है कि यह फेफड़ों में शुद्ध हवा लेने में सहायक है और हमें स्वस्थ रखती है। भूमि और सूर्य भी अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और गहरी श्वास की क्रिया करते हैं। आइए हम इस व्यायाम का अभ्यास करें। अब जो व्यायाम आप अज्जी कर रही थी वो व्यायाम देखिए आप कैसे कर सकते हैं और आप सभी बच्चे सुबह उठ के वो व्यायाम 10-15 मिनट जरूर करें ताकि आपका भी जो फेफड़े हैं उसमें शुद्ध हवा प्रस्थान करे, आपको अच्छा फील हो, सुबह सुबह आप में एनर्जी बनी रहे पूरे दिन। एक गहरी श्वास लीजिए और उसे धीरे-धीरे छोड़िए, जैसे बिल्कुल आराम से छोड़िए, छोड़ देंगे। फिर एक और अधिक गहरी श्वास लीजिए, जितना संभव हो उसके श्वास को रोक कर रखिए और फिर धीरे-धीरे छोड़ना। आप कितनी देर तक श्वास रोक सकते हैं? आपको श्वास खींचनी है अंदर, फिर श्वास को रोक के रखना है और फिर धीरे-धीरे उस श्वास को छोड़ना है। तो ये प्रोसेस आपको करना डेली में 10-15 मिनट, ठीक है? आप कितनी देर तक श्वास रोक सकते हैं ये भी नोटिस कीजिए। धीरे-धीरे जो श्वास रोकने की जो टाइमिंग है उसको आप बढ़ाइए। इससे क्या होंगे, जो आपके फेफड़े होंगे ना वो आपके मजबूत होंगे। इस क्रियाकलाप से अब आप श्वास रोक कर रखते हैं तो आपको कैसा लगता है? आप कितनी देर तक श्वास रोक सकते हैं? ये सारी चीजें अपना चेक करें। 1 महीने बाद फिर चेक करें, फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आपकी चीज धीरे-धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। इस क्रियाकलाप से हमने पाया कि श्वास को लंबे समय तक रोकना कठिन है। श्वास द्वारा भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन होती है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हम लंबे समय तक श्वास रोकते हैं शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, अतः हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसने कहा कि हम लंबे समय तक श्वास क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि एक तो आपका शरीर को अभ्यास नहीं है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या चीज घटित होती है कि आप श्वास क्यों नहीं रोक पाते, क्या चीजें आपकी काम आते हैं। ये मान लेते हैं आपका शरीर है, क्या ये आपका शरीर, इसको चाहिए ऑक्सीजन, आपने श्वास रोक दिया तो ऑक्सीजन भी रुक गई। अब यहाँ हलचल मच जाएगी शरीर के अंदर, क्योंकि ब्लड है वो ब्लड ऑक्सीजन ले जाता है और ऑक्सीजन आपके बहुत सा काम आता है कि ऑक्सीजन से जो आपका ग्लूकोज है ना वो एनर्जी में बदलता है और शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी और शरीर आपका छटपटाने लगेगा कि ऑक्सीजन लेके आओ, ऑक्सीजन लेके आओ। वो बात जाएगी आपके पूरे रास्ते यहाँ से आ जाएगी जहां से सवाल है नाक के द्वारा और यहाँ नाक से गएगा, अरे हट चली उठ, तूने श्वास को रोक रखा, जल्दी करो, और आप छोड़ देंगे और आप फिर एक लंबी सांस लेंगे भी। तो ये प्रोसेस होता है आपका कि जब आपने ऑक्सीजन यहाँ पे रोक दी तो ऑक्सीजन धीरे धीरे आपके शरीर को, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना रोज, धीरे धीरे शरीर, आज मान लेते हैं कि आपने 5 सेकंड सांस रोका, कल 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे अभ्यास करिए, ऐसे आपके फेफड़े भी मजबूत होंगे इस प्रक्रिया में।
ये चीजें आपको आगे समझ में। जब हम लंबे तक श्वास रोकते हैं तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अन्य जीवों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई भी जीव हो। तो ऑक्सीजन की आपको उपयोगिता पता चली कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम भोजन और जल के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन के बिना कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। उसने कहा कि हम भोजन और पानी के बिना तो कुछ देर तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना तो हमारे कुछ क्षण भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। मतलब सेकंडों में हमारी सांस फूलने लगती है, हमारा दम घुटने लगता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन के बिना खलबली मच जाती है और ज्यादा समय तक आपने सांस रोक लिया आपका किसी ने ऐसे, तो आपकी मृत्यु हो सकती है। अब देखिए, अब बात करते हैं वायु की। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। कि पृथ्वी के जो चारों ओर जो वायु है या फिर बोलिए हवा है, वो क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्या वायु में उपस्थित कुछ गैसों के नाम बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं। दो तो तीन तो आप बता देंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, ये भी आपको पता। ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें। तो तीन गैस है ना, उसके तो आपको नाम नहीं लेने हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन लीजिए या फिर अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है, ऐसे आप लिख सकते हैं। चित्र 11.1 में वायु के संगठन को प्रतिशत में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए कि चित्र 11.1 में 100 वर्ग है और इन 100 वर्गों में 78 वर्ग नाइट्रोजन, मतलब 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और एक वर्ग अन्य गैसों जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भरे हुए। ये देखिए जी भी आपके, तो आपको ये वर्ग दिया हुआ है, ये आपके 100 है। कितने हैं? 100 है। तो यहाँ पे देखिए आपका नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है और ये बाकी सारी गैसें कितनी है? 1% है। इस डायग्राम में समझाऊं, ये आपका नाइट्रोजन दे रखा है, ये आपका ऑक्सीजन दे रखा है और ये जो कोना थोड़ा सा आपका डल दिख रहा है आपको, ये अन्य गैस है। ये आपका अनुपात दिखा रखा है कि वातावरण में कितनी गैस है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की अकेला कई बार आपसे पूछ लेता, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी थी आपकी पुरानी, उसमें मात्रा दे रखी थी 0.03% आपकी क्या थी? CO2 गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, आप ध्यान रखिए। पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, रस्सी पर लटके कपड़ों की हिलने या पंखे को चलाने पर किसी खुली पुस्तक के पन्नों की फड़फड़ाहट आदि के द्वारा आप अपने वायु की उपस्थिति का अनुभव किया होगा भी। मतलब कि हवा चल रही है या फिर नहीं चल रही, तो ये आपने कैसे महसूस किया तो आपके चेहरे पर कुछ टकराया होगा। वैसे पता नहीं चलता, वो फोर्स भी लगाती है, उसमें जो कण आते हैं ना, वो आपके चेहरे से टकराते हैं, या फिर कपड़े हिल रहे होंगे, पेड़ों के पत्ते हिल रहे होंगे, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, हवा चल रही है। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। कभी कभी यह बहुत गति से चलती है, जैसे आंधी के समय, कभी कभी यह धीमी गति से चलती है, जैसे बयार बोलते हैं। मंद पवन को बयार बोलते हैं, ये बात आप नोट कर लेना। क्वेश्चन आपका यहाँ ऐसा बनेगा कि आप चक्कर खा जाओगे। बयार क्या होता है? जब मंद पवन चलती है ना, धीमी गति से चलती है, उसको बयार बोलते हैं। आपने अनेक बार फिरकी, कागज से बने चक्री के साथ खेलना होगा। आइए क्रियाकलाप 11 द्वारा एक फिरकी बनाए ऐसे करके आपने, या फिर वो वाली फिरकी आपने चलाई कि हवा में घूमती है। तो चलिए फिरकी आपको बनानी आज सिखा देते हैं। ये देखिए, 15 बाई 15 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार आपको कागज लेना है, एक कैंची, एक आलपिन और एक मुलायम डंडी लीजिए। चित्र 11.2 में दर्शाए गए अनुसार फिरकी बनाइए। आपको क्या करना देखिए, सबसे पहले इसको ऐसे लेना, फिर यहाँ से इसको क्या करना है, आपको मोड़ना है। ठीक है, फिर आपका गय में क्या होगा कि आपको फिर इस प्रकार निशान लगा लिया आपने, ऐसे इसको क्या कर देना है, काट देना है। आपको काट दिया, फिर आपको घय में क्या करना है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से आपको काटना है इसको। जब ऐसे काट दिया, जैसे दिख रहा आपको, दिख गया ना, मतलब ये वाला हिस्सा ना आपको निकालना है। सिर्फ क्या निकालना है? ये वाला हिस्सा आपको निकालना है, जो इसमें दिख रहे हैं ना, ये वाला। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? फिरकी बन जाएगी।
हो गई। और ये ड, इस प्रकार करना। अब अपने हाथ में फिरकी को पकड़कर दौड़िए, आप इसे फूंक मारकर भी चला सकते हैं। क्या आप देखते हैं क्या फिरकी घूमती है? आप जैसे हमने पहले क्या करते थे, हम बच्चे थे तब बताते हैं आपको, जैसे बरगद का पत्ता होता था ना, ये इस प्रकार से होता था बरगद का पत्ता, आपका थोड़ा सा चौड़ा आप बना लेते हैं इसको, इस प्रकार से भी, ठीक है। और इसके बीच में ये जो बीच वाली होती थी ना, ये बहुत तगड़ी होती थी, मतलब स्ट्रॉन्ग होती थी। तो हम क्या करते थे, इसको इस प्रकार से काटते थे भी, इस प्रकार से। इसको यहाँ से ना, इसका ये हिस्सा हटा दिया, ये वाला हिस्सा रख लिया, चाहे मान लो चाहे हटा दिया एक साइड से, और ये रख लिया। और जो बाकी हिस्सा है ना, इसको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया, यहाँ बीच में कांटा लगाया और इस प्रकार से इसको फंसाया, और ऐसे हम खूब दौड़ते थे बचपन में, और ये बहुत तेजी से घूमती थी ये, ठीक है। तो वैसे ही फिरकी आपको बनानी है इस प्रकार से। अब आप अपने हाथ में फिरकी को पकड़ कर दौड़िए, आप इसे फूंक मार कर भी चला सकते हैं। क्या आप देखते हैं फिरकी घूमती है? जब आप इसे थोड़ा आगे और पीछे चलाते हैं, घूमती है। फिरकी को कौन घुमा रहा है? ये पवन है जो फिरकी पर घुमा रहा है, देखिए। और जब आप फिरकी को ऐसे करते हैं ना, आगे पीछे या फिर खुद ले जाके दौड़ते हैं, तो घूमने लगती है। इस घुमा कौन रहा है? क्योंकि जो पवन है ना, वो इसकी पंखों से टकरा रही है, हवा इसकी पंखों से टकरा रही है, वो उस पर प्रेशर लगा रही है, तो आपके पंखे घूमने स्टार्ट हो जाते हैं। पवन चक्की और फिरकी की कार्य प्रणाली समान है। पवन चक्की के पंखों को घुमाती है। एक बार ये पवन चक्की देख लीजिए आप, जो डायग्राम में ये बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, इसको पवन चक्की बोलते हैं। नीचे यहाँ इनके जो घूमने वाला है ना, वो किससे, जनरेटर से अटैच है। और जनरेटर जब घूमेगा, ये घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो आपकी लाइट बनेगी, बिजली बनेगी। तो देखिए, जब हवा ये उस जगह पे लगाई जाती है जहां हवा बहुत तेज चलती हो। तो जैसे ही हवा इनसे टकराएगी, घूमना स्टार्ट करेंगे, और ये घूमना स्टार्ट करेंगे तो आपका जनरेटर इसके द्वारा कनेक्ट है। जनरेटर घूम जाएगा, और जनरेटर अगर घूम जाएगा तो आपकी बिजली बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। अब हम देखते हैं, आटे की चक्की कुएं से पानी ऊपर खींचने या विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है। इसने कहा कि सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, ये यदि यहाँ पे जनरेटर की जगह मोटर अटैच कर दें, ठीक है, तो मोटर पानी खींचने वाली मोटर चलने लगेगी, ठीक है। यदि हम इसको आटा पीसने वाली चक्की से कनेक्ट कर दे तो वो घूमने लगेगी। तो कोई भी घूमने वाली चीज यहाँ पे अटैच कर देंगे, वो काम इनके द्वारा हो जाएगा। तो इसने कहा कि विद्युत उत्पादन के लिए, जैसे जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे तो बिजली बनने लगेगी, वो विद्युत उत्पादन आपका हो गया। आटे की चक्की कुएं से ऊपर पानी खींचने के लिए किया जाता है। भारत में अनेक पवन चक्की फार्म है। पवन चक्की फार्म वह क्षेत्र है जिसमें अनेक पवन चक्कियां पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करती है। मतलब कि वो पवन चक्की फार्म क्या होता है कि उसमें बहुत सारे क्या है, ये पवन चक्की लगी होती है, उनके द्वारा क्या होता है कि विद्युत उत्पादन होता है। जैसा कि आपको बताया कि वो जो मूवमेंट है ना उनकी, वो घूमेगी। तो नीचे कहाँ अटैच है, वो आपका जनरेटर से अटैच है। जनरेटर आपका घूमना स्टार्ट करेगा, और जनरेटर घूमेगा तो वो आपका लाइट बनाएगा। 10th क्लास में आप पढ़ेंगे जनरेटर लाइट कैसे बनाता है। अब है आपका तमिलनाडु का मुपंडल पवन चक्की फार्म, राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की फार्म, महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल पवन चक्की फार्म हमारे देश के कुछ प्रमुख पवन चक्की फार्म है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि तमिलनाडु का भूपंडल में क्या है, भूपंडल, और राजस्थान के जैसलमेर का है, और महाराष्ट्र का बर्नवेल पवन चक्की फार्म हमारे देश के प्रमुख चक्की फार्म है। और अभी तक जर्नलिज्म में इनका जिक्र नहीं होता था पवन चक्की फार्म का, लेकिन यहाँ पे आप याद रखना कि पवन चक्की फार्म कौन से कहाँ पर है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। हमने सीखा कि वायु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जल भी हमारे लिए आवश्यक और अमूल्य है। यदि आपको पीने के लिए जल न मिले, विशेषतः जब आपको प्यास लगी हो, तो कैसा महसूस होगा? आइए जल के बारे में अधिक सीखें। तो हमने वायु के बारे में पढ़ लिया, तो हमने वायु के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जल के बारे में। भूमि और सूर्य जी को गायों के लिए नाद में पानी भरने और बगीचे में साग सब्जी और औषधि या पौधों को पानी देने में सहायता करते हैं भी। तो ये क्या करती है कि ये जो बच्चे हैं ना, जो अपनी दादी की सहायता करते हैं किस काम में, कि दादी पेड़ पौधों में क्या करती है,
पानी दे रही है, गाय को भी पानी पिला रही है, ठीक है। और उनको सिखाते हैं कि पौधों को पानी किस प्रकार दिया जाए जिससे पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग हो और उसमें से एक भी बूंद व्यर्थ न जाए। क्या आप जानते हैं दैनिक जीवन में जल के कुछ अन्य उपयोगों के विषय में सोच सकते हैं? अपने विचार नीचे दिए गए रिक्त स्थान में भरिए कि जल के क्या क्या काम आता है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कि जल के उपयोग लिखिए, क्योंकि आपको जल के सभी उपयोग अच्छी तरह से पता है। हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, कपड़े धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो आप कमेंट के जरूर बताएं कि अलग अलग बताना, पहले जो कमेंट आया वो पढ़ लेना, उसके अलावा अगर आप फर्स्ट कमेंट कर रहे हैं तो भी आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, ठीक है। और औद्योगिक कार्यों के लिए भी, औद्योगिक कार्य मतलब जो हम इंडस्ट्री करते हैं ना, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, तो उसमें भी क्या कि मशीनों में पानी यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से औद्योगिक में भी क्या है आपका ये काम में लाया जाता है, कोई साफ सफाई करनी है, ठीक है। जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है ये तो आपने उपयोग पढ़ लिया, लेकिन हमें जल प्राप्त होता कहाँ से है? जल के विभिन्न स्रोतों की एक सूची बनाइए। पृथ्वी की सतह का, ये हम बार बार पढ़ चुके, पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। 2/3 मतलब 71%, 71% पानी क्या है? जल से घिरा हुआ। अधिकांश जल महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है, परंतु यह जल नमकीन लवणीय होता है। ये बात हमें अच्छी तरह से कई बार पढ़ चुके कि महासागरों का जल लवणीय होता है, जिसके कारण हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए यह जल घरेलू कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इन सभी गतिविधियों के लिए हमें मृत्यु जल किसको बोलते हैं? जो आपका लवण रहित होता है, जिसमें लवण नहीं होते, साल्ट नहीं होते। जल की आवश्यकता, और जो पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादरों अथवा हिम नदियों या झीलों में पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल के रूप में होता है। जो हम प्रयोग करते हैं मृत्यु जल, वो कहाँ होता है? तो बर्फ के रूप में जमा होता है, किसी झील में है या किसी तालाब में है, नदियों के द्वारा या फिर भूमि के नीचे सतह में पाया जाता है, जिसको भूजल कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे जो पाया जाता है ना, उसको भूजल बोलते हैं। हिम या भूजल से मृदु जल प्राप्त करना कठिन होता है। उसने कहा कि यदि हम हिम से जो बर्फ जमी हुई उससे, और भूजल क्या है कि भूजल जो धरती के नीचे जल है, वो जो मृदु जल है ना, उसको प्राप्त करना कठिन होता है। मृदु जल कुछ मात्रा में तालाबों, नदियों, झीलों और कुओं से सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। जल, इसने कहा कि आपको ये सारे स्रोत हैं आपके मृदु जल के भी, कि आपकी ये बर्फ भी है, भूजल भी है, आपका तालाब, नदियां, झील और कुएं भी क्या है? ये मृत्यु जल के स्रोत है। तो इसलिए कहा कि जो दो स्रोत है ना, हिम और भूजल, जो बर्फ के रूप में ऊपर ग्लेशियरों में जमी हुई है, उनसे जो है जल प्राप्त करना कठिन है। और एक जो जो धरती के नीचे, उसको उसको बता के आपको कुआं खोदना पड़ेगा, ठीक है, मोटर डालनी पड़ेगी, उसकी पहले जांच करनी पड़ेगी, तो काफी ज्यादा उसमें टेक्निक आपको चाहिए। लेकिन ये जो है ना आपके तालाब है, नदी है, झील है और कुएं है, तो उनसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं? जल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसने कहा कि जल बहुत अमूल्य, इसलिए नदियों में जल का विवेकपूर्ण प्रयोग करना सिखा रही है। क्या आप अनुभव करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियों में जल का उपयोग सही प्रकार से हो रहा है? क्या आप जल का प्रयोग सही प्रकार से कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं दैनिक कार्यों में जल को व्यर्थ होते हुए देखा है? आइए अब जाने कौन सी गतिविधि में जल व्यर्थ हो रहा है और इससे व्यर्थ होने से किस प्रकार बताया रोका जा सकता। देखते हैं कि जल किस प्रकार वेस्ट होता है, और आप भी देखना कहीं आप तो जल को वेस्ट नहीं कर रहे। सबसे पहले तालिका 1, 2, 3 में को भरे दैनिक गतिविधि में जल की व्यर्थता की। तो ये देखिए, सबसे पहले है आपकी गतिविधि 1, गतिविधि हाथ धोना। जल किस प्रकार व्यर्थ हो रहा है? जल व्यर्थ होने के रोकने के सुझाए गए सुझाव, कि आप हाथ धो रहे हैं। अब हाथ कैसे धो रहे हैं? आप टैप को खुला छोड़ के हाथ धो रहे हैं, तो हमें गिलास वगैरह से हाथ धोने चाहिए भी। कपड़े धोना, कपड़ों में भी सेम वही कि आपकी टैप चल रहा है और आप कपड़े धो रहे हैं, आपको दोबारा पानी को प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। बर्तन धोना, बर्तन धोना आप, जब हमने रेगिस्तान में पढ़ा था सामाजिक में, तो उसने कहा था कि वो पहले बर्तन को मिट्टी से मांजते हैं, और फिर जब वो पूरा साफ हो जाता है ना, जब सारा साफ हो जाता है, तब क्या होता है कि वो
पानी से डालते हैं और जो पानी बचता है वो आपका सिंचाई में काम लेते हैं। इस प्रकार देखिए, तो आपको ये सारी एक्टिविटी में आपको बताना किस प्रकार से पानी व्यर्थ होता है और किस प्रकार से रोक सकता है। इस तालिका में प्राप्त हुई जानकारी से क्या आप निकाल सकते हैं जल के अपव्यय को रोकने के लिए आप और आपका परिवार क्या कर सकता है। ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि खाना बनाने में आपको देखना कहीं ना कहीं आप जल वेस्ट जरूर करते होंगे। जल की हानि को कम करने की कई विधियां, उदाहरण के लिए उपयोग में न होने पर नल को बंद करना, कि आपका उपयोग में नल नहीं, आप जैसे ये था लास्ट वाला दांत साफ करना, आपने ब्रश कर लिया आप कर रहे, लेकिन नल आपका अभी तक चल रहा है, तो आप होश के जितना ज्यादा आप बाल्टी है, बकेट बोलते हैं बाल्टी को इंग्लिश में, तो ये फिर आप गिलास वगैरह यूज किए हाथ धोने की, ताकि पानी आपका कम से कम वेस्ट हो। आप मेन है कि आप कोई भी चीज आज इतनी हो चुकी है, फिटिंग हो चुकी है हर घरों में पानी की, और वो टैप को खुला छोड़ के पानी पियेंगे, मुंह धोएंगे तो टूटी तब तक चलती रहेगी आपकी भी। आपको आगे बात समझ, इस प्रकार आपको पानी वेस्ट होने से रोकना है। उदाहरण के लिए उपयोग में न होने पर नल को बंद करना, जल के रिसाव को सही करवाना, जल का पुनः चक्रण एवं जल संचयन में भी जल बचाने में सहायक है। एक जल का कभी रिसाव हो, कहीं से लीकेज हो तो उसको ठीक करना, और दूसरा जल का पुनः चक्रण, कि आपने एक काम में यूज कर लिया, कि मान लिया आपने कपड़े धो लिए, उस पानी को आप टॉयलेट वगैरह में यूज कर सकते हैं। जल संचयन मतलब जल को सुरक्षित रखना, ज्यादा वेस्ट न करना। हमारा देश विभिन्न नदियों, झरनों और झीलों से समृद्ध है। क्या आपने प्लास्टिक थैलियों, रेपर्स आदि को जल की सतह पर तैरते हुए देखा है। हम मृत्यु जल के स्रोतों में कचरा फेंककर उन्हें प्रदूषित कर देते। उसने कहा कि हमारा जल में, हमारा देश है ना नदियों से बहुत समृद्ध है, बहुत ज्यादा हमारे देश में नदियां हैं, आपके तालाब भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो मृत्यु जल के स्रोत है, हमें उनसे मृत्यु जल प्राप्त होता है। मृत्यु जल मतलब जो जल हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें कचरा वगैरह डाल के, प्लास्टिक के रेपर बोतल वगैरह डाल दी, तो उसको प्रदूषित कर रहे हैं अभी। घरों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जब जल स्रोतों से मिलते हैं तो वे जल को प्रदूषित करते हैं। जल को प्रदूषित करने वाली मानवीय गतिविधि को पहचानिए, कि क्या होता है कि जब हम कचरा फेंक देते हैं नालों में, वो नाला बह के कहां चला जाता है, नदियों में मिल जाता है, तो नदी भी आपकी अपशिष्ट हो जाती है। तो उसने कहा कि हम क्या करते हैं कि जब वो अपशिष्ट मतलब वेस्ट पदार्थ आपकी जल स्रोतों से मिलते हैं ना, जब जल के स्रोतों में मिल जाते हैं तो प्रदूषित करते हैं उन्हें। तो जल को प्रदूषित करने वाली मानवीय गतिविधि को पहचाने कि कौन कौन से ऐसे आप चीजें करें जिनसे जल प्रदूषित हो रहा है। कक्षा में अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, आप जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। प्रदूषित जल सजीवों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता। उसने कहा कि जो जल प्रदूषित हो गया ना, वो जो सजीव चीजें है, अपने पिछले लेसन पढ़ा, सजीव आपके सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे सजीव की श्रेणी में आते हैं, उनके उपयोग के लिए बढ़िया नहीं होता। बढ़ते जल के स्रोत सीमित होने के कारण भारत के अनेक भागों में जल की कमी है। कुछ स्थानों पर तो लोगों को पीने का पानी लाने के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ता है। उसने कहा कि अगर हम मृत्यु जल की बात करें ना, समुद्री जल तो बहुत ज्यादा, लेकिन जो हमारे उपयोग में लाने लायक है, तो उस जल की भारत के कई भागों में कमी हो चुकी है। और यहाँ तक कि कई स्थानों पर तो पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है, पीने का पानी भी उन्हें बहुत दूर से लाना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे ही पानी वेस्ट करते रहे तो वो हालात आपके यहाँ भी हो सकते हैं। सभी के पास जल की समान उपलब्धता नहीं, इसलिए हमारे लिए जल का संरक्षण करना और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हमें इसे प्रदूषित होने से भी बचाना चाहिए, ताकि यह सभी जीवित प्राणियों के उपयोग के लिए उपयुक्त रहे। आप जल संरक्षण की कौन कौन सी विधियां सोच रहे हैं, जल संरक्षण की वीडियो की हम बात करेंगे भी। ठीक है, तो आज के अध्याय में इतना, मतलब आज के पार्ट में इतना ही, क्योंकि काफी हो चुका, आप बोर हो जाएंगे। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे जल संरक्षण की विधियां। तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा, कोई अगर डाउट है, कोई चीज है, आपका सजेशन राय, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।